साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जो पुस्तक की श्रृंखला का आज अगले भाग पर हम देखते हैं। जो अध्याय है आज का, बाबा साहब अम्बेडकर एवं स्त्री चिंतन का आधार। बाबा साहब अम्बेडकर एवं स्त्री चिंतन का आधार। आज हम इस अध्याय का कुछ हिस्सा, ये अध्याय लंबा है, इसे पूरा आज नहीं करेंगे। इस अध्याय का कुछ हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। इसकी जो ये जो अध्याय लिखा है अनीता भारती हैं, ये लेखिका साहित्यकार हैं। तो इनका लेख है अनीता भारती जी का। दलित समाज ने कितनी प्रगति की है, मैं दलित स्त्री की प्रगति से तौलता हूँ। जैसी गंभीर विचारोत्तेजक व स्त्रियों के घोर पक्ष में की गई इस टिप्पणी के टिप्पणीकार डॉक्टर अम्बेडकर थे। उनके द्वारा स्त्रियों के पक्ष में किए गए कार्यों का दलित एवं गैर दलित साहित्यकारों द्वारा अक्सर केवल ऊपरी तौर पर वर्णन मात्र कर दिया जाता है, परंतु उनमें यह गंभीर स्त्री चेतना कहाँ से आई? उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को चर्चा रहित छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के संपूर्ण जीवन दर्शन पर बात करें तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं माना जा सकता है कि स्त्री और दलित स्त्री उनके व्यक्तित्व व उनके दर्शन का अमिट हिस्सा हैं, और यह स्त्री चेतना उनके परिवार, उनके आसपास व विदेश में किए उनके अध्ययन व तरह तरह के आंदोलनों में जुड़ने से आई। निसंदेह उनके स्त्री दर्शन के विकसित होने का मूलाधार परिवार की महिलाओं की उनके ऊपर पड़ने वाली अमिट छाप भी है। डॉक्टर अम्बेडकर जब मात्र 6 वर्ष के थे तब उनकी मां गुजर गई। मां के अभाव में कटे दिन उनके मन में स्त्री जगत के लिए हमेशा हमेशा के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गए। मां की मृत्यु के बाद बालक भीमराव का पालन पोषण उनकी अपंग बुआ ने बड़े मनोयोग से किया। हालांकि वह शारीरिक अपंगता के चलते घर का कुछ भी काम नहीं कर सकती थी, पर बालक भीमराव को प्यार से गोद में छिपाकर वह उसे भरपूर दुलार तो देती ही थी। जो थोड़ी बहुत माँ की ममता की कमी रही भी तो बालक भीमराव की दोनों बड़ी शादीशुदा बहनें तुलसी और मंजुला ने पूरी की। बड़ी बहन तुलसी और बालक भीमराव के जीवन की बाल काटने की घटना का वर्णन, जब नाई द्वारा बाल काटने से मना करने पर तुलसी ने भीमा का बाल काटा था, अनेक पुस्तकों में मिलता है। भीमराव की पढ़ाई में भी बहनों का बहुत योगदान रहा। पढ़ाई के बढ़ते खर्च के चलते पिता बार बार अपनी बेटियों को दहेज में दिए गहनों को गिरवी रख जैसे तैसे भीमराव की पढ़ाई करवा रहे थे। जेवर गिरवी रखकर उस पैसे से भीम के लिए पुस्तक खरीदते, फिर पेंशन मिलने पर वे धीरे धीरे सारा पैसा पुत्रियों को वापस कर देते। बहनों और बुआ के प्यार ने बालक भीमराव को हमेशा के लिए स्त्रियों का मददगार बनाने में मदद की। बाद में उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन में पत्नी रमाबाई के असहनीय दुखों और कष्टों को भी अनुभव किया। पास पड़ोस में गली बस्ती और देश में जगह जगह घूमते हुए उन्होंने स्त्रियों की दुर्दशा देखी। इसलिए बचपन से ही जातिवाद के खिलाफ लड़ने के साथ साथ उनके मन में स्त्रियों के हित, उनके पारिवारिक, सामाजिक व धार्मिक शोषण के खिलाफ लड़ने की भावना जाग चुकी थी। डॉक्टर अम्बेडकर के स्त्री चिंतन को प्रखर बनाने में सबसे अधिक योगदान अगर किसी का कहा जा सकता है तो वह नाम उनके पिता, बुआ और बहनों के बाद केवल उनकी पत्नी रमाबाई का ही हो सकता है। रमाबाई दलितों के महानायक डॉक्टर अम्बेडकर नामक विशाल वृक्ष मजबूत जड़ थी। रमाबाई दलितों के महानायक डॉक्टर अम्बेडकर नामक विशाल वृक्ष की मजबूत जड़ थी, जो आंधी तूफानों से भरे संघर्षपूर्ण दिनों में उन्हें अविचल रूप से थामे मजबूती से खड़ी रहीं। रमाबाई के मूक बलिदान ने दलित आंदोलन में रक्त प्रवाह का कार्य किया है। रमाबाई और डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन आदर्श दाम्पत्य जीवन तो नहीं, पर समझदार पति पत्नी का जीवन तो अवश्य ही कहा जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर के पढ़ने की क्षुधा को अपने खून पसीने से एक कर, रात दिन कमाकर एकांगी जीवन जीते हुए
उपले पाथते हुए, रात दिन घर पे खटते हुए वह रमाबाई ही थी जिसने डॉक्टर अंबेडकर के अंदर ज्ञान की कमी, कभी न मिटने वाली प्यास को धनाभाव के कारण बुझने नहीं दिया। जिस समय रमाबाई का विवाह हुआ उस समय रमाबाई को पढ़ना नहीं आता था। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तल्लीनता से रमाबाई को पढ़ाया, रमाबाई ने भी उतनी ही लगन और ईमानदारी से पढ़ना लिखना सीखा। रमाबाई अपने अथक प्रयासों एवं परिश्रम से डॉक्टर अंबेडकर के मुक्ति संघर्ष से जुड़ी रही। डॉक्टर अंबेडकर उन्हें दलित समाज की सभाओं और खासकर दलित महिलाओं की सभा में अवश्य ले जाया करते थे। 29 जनवरी 1928 मुंबई में रमाबाई को दलित महिला की परिषद में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और उन्होंने अध्यक्ष के पद को बड़ी बखूबी से संभाला। विदेश में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर अंबेडकर वहाँ के स्वतंत्र जीवन में स्त्रियों को चहुमुखी विकास करते देखा तो उन्हें समझ में आया कि बिना स्त्री शिक्षा के कोई भी प्रगति अधूरी है। इससे उनकी स्त्री चेतना को धार मिली। 1913 में न्यूयॉर्क में पढ़ते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पिता के मित्र को जवाब देते हुए पत्र में लिखा, यह गलत है कि माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बाप बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकते हैं। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों की शिक्षा के साथ ही लड़कियों की शिक्षा के लिए भी प्रयास करें तो हमारे समाज की उन्नति तीव्र होगी। इसलिए आपको नज़दीक रिश्तेदारों में यह विचार तेजी से फैलाना चाहिए। धनंजय कीर की पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन से उद्धृत। परिवार में महिलाओं की स्थिति कैसी हो? डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे विश्व स्तरीय चिंतक हैं जिन्होंने परिवार और समाज में स्त्री की स्थिति कैसी हो इस पर गहन चिंतन मनन किया। दोनों जगत यानी घर और समाज में नारी की हीनतर स्थिति को देखकर उन्होंने इस विषय पर खूब सोचा कि भारतीय स्त्री की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आए। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि स्त्री तथा समाज की उन्नति शिक्षा के बिना नहीं हो सकती। डॉक्टर अंबेडकर को विश्वास था कि शिक्षित होकर ही स्त्री अपने अधिकारों को छीन सकती है। विदेशों में उन्होंने स्त्रियों को स्वस्थ वातावरण में पढ़ते लिखते व उसकी प्रतिभा को विकसित होते देखा था। परंतु भारत में हिंदू स्त्री अनेक प्रकार की रूढ़ियों, अंधविश्वासों व सामाजिक बंधनों में जकड़ी थी। दलित स्त्री की हालत तो और भी शोचनीय थी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि परिवार में स्त्री शिक्षा ही वास्तविक प्रगति की धुरी है। स्त्री शिक्षा को डॉक्टर अंबेडकर अत्यधिक महत्व देते हुए कहते हैं, अगर घर में एक पुरुष पढ़ता है तो केवल वही पढ़ता है और यदि घर में स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। साहित्य अध्ययन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के सामने बुद्ध की थेरियों से लेकर सावित्रीबाई फूले व उनकी कई महिला मित्र थीं जिन्होंने पढ़ लिखकर समाज परिवर्तन के लिए काम किया। इसलिए वह दलित स्त्री को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। परिवार में औरत की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के महत्व के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, बहुपत्नीवाद, देवदासी प्रथा आदि के खिलाफ भी अपनी जनसभाओं में बात रखी। उन्होंने दलित परिवारों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों की, खासकर लड़कियों की शादी बचपन में ना करें। स्त्रियों की समानता और स्वतंत्रता के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर बाकी चिंतकों व समाज सुधारकों से काफ़ी आगे की समझ रखते थे। अन्य समाज सुधारक जहां नारी शिक्षा को परिवार की उन्नति व आदर्श मातृत्व को संभालने या नारी को स्त्रियोचित गुणों के कारण ही उसकी उपयोगिता पर बल देते थे, परंतु नारी भी मनुष्य है, उसके भी अन्य मनुष्यों के समान अधिकार हैं, इस बात को स्वीकार करने में हिचकिचाते थे। उसकी इस मानवीय गरिमा को सर्वप्रथम आधुनिक युग में डॉक्टर अंबेडकर ने ही स्थापित किया। वे चाहते थे कि पत्नी की स्थिति घर में दासी जैसी न होकर बराबरी की हो। विवाह के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, शादी एक महत्वपूर्ण जवाबदारी है। शादी करने वाली हर औरत को उसके पक्ष में खड़ा रहना चाहिए, लेकिन उसको दासी नहीं बल्कि बराबरी के नाते या मित्र के तौर पर। यदि ऐसा करोगी तो अपने साथ समाज का भी अभ्युदय करोगी और अपना सम्मान बढ़ाओगी। इस हेतु सभी स्त्रियों को पुरुष के बराबर हिस्सेदारी कर खुद को शासक की जमात बनाने हेतु प्रयास करना चाहिए।
तो ये इसको अभी यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि इसमें आगे भी 2-3 शीर्षक हैं जिनको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो एक अध्याय हमने आज पढ़ा है, ये आधी आबादी का सवाल है। पूरे देश की जो बाबा साहब अम्बेडकर एवं स्त्री चिंतन का आधार की भारत में महिलाओं के जो कैसे ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और संविधान लागू होने से पहले कहाँ भारत की नारी थी और आज भारत की नारी कैसे किसी धर्म, किसी धार्मिक स्थल में उसको आज भी कोई अधिकार नहीं है, आज भी वो वहाँ किसी पद पर नहीं आसीन हो सकती। लेकिन इस संविधान ने, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चिंतन ने, उनके दर्शन ने आज स्त्री को इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचा दिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय आज हमने पढ़ा। ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।